हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की पहली यूनिट, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, तो इसकी पहली यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है। किसके बारे में? लिविंग फॉर्म्स के बारे में और लिविंग जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, the living world comprises an amazing diversity of living organism। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है? बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस। परसीव मतलब देखा उन्होंने, ठीक है, जाना क्या? द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने क्या देखा कि इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक काफी बड़ा डिफरेंस है। क्या है? एक काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। उन्होंने इनएनिमेट मैटर देखे। कौन कौन से थे इनएनिमेट मैटर? विंड हो गया, सी हो गया और फायर। काफी होते हैं ऐसे, बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, a common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear they evoked। अब क्या हुआ कि ये जो ह्यूमंस थे, इन्होंने क्या करा? एक कॉमन फीचर डेवलप करा। ठीक है, किसका? डर का। या फिर जैसे हमें इन एनिमेट या एनिमेट ऑब्जेक्ट से हमें डर लगता है। ठीक है, जैसे हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हम जल जाते हैं, हम पानी में डूब जाते हैं। तो ये सब हमें इन्हीं के थ्रू हमसे आया है कि इन ये जो डर जो हमें लगता है वो इन यहीं से आया है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने वो डिफरेंस एक डिस्क्राइब किया था। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, जो डिस्क्रिप्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, वो बहुत ही बाद में ह्यूमन हिस्ट्री में बिगिन हुआ। बहुत बाद में वो ह्यूमन हिस्ट्री में बिगिन हुआ। ठीक है, societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biology knowledge। जो सोसाइटीज किस में इंडल्ज थी? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में इंडल्ज थी। उन्होंने वो क्या कर पाए? बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस कर पाए बायोलॉजी की नॉलेज। ठीक है ना, ठीक। Systematic and monumental description of life form brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature और classification। फिर humans ने क्या करना शुरू करा? आइडेंटिफाई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या करना शुरू किया? आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब है द फेमस लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन है ये। ठीक है, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइजेशन of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। ठीक है, बिगेस्ट स्पिन मतलब सबसे बड़ा यूटर्न जो आया इन स्टडीज में, वो कब आया? जब सिमिलैरिटीज देखी गई लिविंग ऑर्गेनिज्म में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब क्या है? ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब क्या है। ठीक है, तो रुको 2 मिनट, तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम जैसे हम पढ़ते हैं किंगडम, किंगडम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? फाइलम, फैमिली। ठीक है, यहां पे लिख रही हूं मैं जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो ये ऐसे में आता है। कैसे में आता है ये? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, अब ये क्या है? वर्टिकल।
ठीक है। और दो कोई किंगडम है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसे तो मैंने छोटा कर दिया, खैर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसका मतलब क्या है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से रिलेट करती है और कहीं ना कहीं ये स्पीशीज जीनस भी आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये आगे समझ में क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे में आता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this planet was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, आज की डेट में हमें पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है ना, उसी की वजह से जो ह्यूमन हुआ वो हम्बल्ड हुआ, थोड़ा उन्हें दया भावना आई दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी, तब उन्हें पता चला कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहने वाले। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, एक कल्चरल मूवमेंट शुरू करा, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, in the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and a plant from a taxonomist perspective. ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड, ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं आज। फिर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद है प्लांट किंगडम और फिर है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हर एक यूनिट से पहले क्या है, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट के बारे में है, तो वो नहीं छोड़ना है, वो भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसमें दे रखे हैं अर्नस्ट मेयर। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 1904 और डेथ हुई 2004। ठीक है, born on 5 July 1904 in Camden, Germany. Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist थे ये। क्या थे ये, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, ये सब चीजें याद रखिए। मेन लाइन, हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इन्हें क्या बोला जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है, इन्हें क्या बोला जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, ठीक है। Was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953. इन्होंने कब ज्वाइन करी थी, 1953 में ज्वाइन करी थी। ठीक है, एंड रिटायर्ड इन 1975। 1975 में रिटायर्ड भी हो गए थे। अज्यूमिंग द टाइटल, इन्हें एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, क्या टाइटल दिया गया था, अलेक्जेंडर एगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस, ये इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज बीन कॉल्ड अलेक्जेंडर एगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा और हमें टिक कर देना है। ठीक है, throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. ठीक है, he almost single-handedly made the origin of species diversity. अकेले इन्होंने क्या बनाया था, species diversity का origin किया था। ठीक है, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे, जो एक सेंट्रल क्वेश्चन बन चुका है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का आज की डेट। ठीक है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जो हम आज की डेट में, आज करंटली जो हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन जो यूज करते हैं वो इन्होंने ही दी थी। ठीक है, मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस, 3 प्राइजेस इन्हें मिले थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी।
सबसे पहला प्राइज इन्हें क्या मिला था? द बाल्जन प्राइज इन 1983। सबसे पहला प्राइज क्या है? बाल्जन प्राइज 1983। दूसरा क्या है? द इंटरनेशनल, ये पहला। दूसरा क्या है? द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। दूसरा प्राइज क्या है? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। तीसरा प्राइज क्या है? क्रेफ्रूट प्राइज इन 1999। ठीक है। और लास्ट लाइन है मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर, जो मैंने बताया 2004। ठीक है, तो इसको एक समराइज कर देते हैं। ठीक है, इनका नेम क्या है? अर्नस्ट मेयर। ठीक है, बर्थ हुआ था 1904 में और डेथ हुई 2004 में। ठीक है, ये सब इतना रहने दो, इतना नहीं ज्यादा कुछ, मतलब मैं मेन मेन चीज बता देती हूँ, उन्हें याद रखना। ठीक है, इन्हें सबसे पहला इन्हें बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया था कि इनका जो टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेराइटस। ये बीच का इतना कुछ खास नहीं है, ये याद रखना। सिंगल हैंडली इन्होंने क्या करा था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, दूसरा जो आज की डेट में हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो डेफिनेशन देते हैं वो भी इन्होंने ही दी थी। लास्ट एंड द मेन, ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहा जाता है। वो ट्रिपल क्राउन में 3 प्राइजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बाल्जन प्राइज 1983 में, बाल्जन प्राइज, मेरे साथ बोलो, बाल्जन प्राइज 1983। दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, पहला 1983, दूसरा 1994, और क्या है? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। तीसरा क्या है? क्रेफ्रूट प्राइज इन 1999। देखो देखो, एक सीरीज में है, पहले 83, उसके बाद 94 और फिर 99। ठीक है, तो याद रखना, पहला बाल्जन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज 1994, क्रेफ्रूट प्राइज 1999। ठीक है, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है हमारा, इसको करते हैं अब सॉल्व। चलो ट्राई करो, सब पहले खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। करेक्ट वन, कभी भी एमसीक्यूज करते हुए पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं, आधे तो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते। करेक्ट हो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट, कुछ को कुछ, लास्ट में एक्सेप्ट लिखा होता है उसे नहीं पढ़ते। तो पहले क्वेश्चन मेन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, पहली लाइन क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ये लाइन हमने कहाँ पढ़ी? पहले वाले पैराग्राफ में, जो स्टार्टिंग में दिया था इंट्रोडक्शन, उसकी पहली लाइन। तो उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली लाइन तो बिल्कुल सही है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेम लाइन है, कॉपी करी हुई, बिल्कुल सही है। ये दिख रहा है ये क्वेश्चन पूरा? नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? अर्नस्ट मेयर हैज बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 21st। नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या था? 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो चुका है। तो हमें करेक्ट क्या देखने? सिर्फ 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल गलत। सेकंड भी क्योंकि सही है। ठीक है, अच्छा, ऑल एक्सेप्ट 4, बिल्कुल सही जवाब। 4 ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऑल एक्सेप्ट थर्ड, ये भी गलत है, और ऑल ऑफ दीज, ये तो ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। इसको पढ़ने से पहले एनसीईआरटी खोल के रखना, पेंसिल हाथ में पकड़ के रखना। ठीक है, ठीक है, जो जो मैं बताऊं वो लिखते रहना साइड में। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. Okay. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark, evoking awe and a deep sense of wonder. ये सब चीजें हमें दिखती है। ठीक है ना, जो खुद से नेचर हमें प्रोवाइड करता है।
the ecological conflict and a cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic cell make us deeply reflect on what indeed is life is. ये सब चीजें हमें देख के हमें एक मजबूर हो जाते हैं कि लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू कन्फ्लिक्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कि लाइफ क्या है उससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है, जो किस पे रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू एज नॉन लिविंग, ठीक है ना, कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को कैसे अपोज करते हैं, कैसे, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। दूसरा है द सेकेंड इज अ फिलोसॉफिकल वन, सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ क्यों है, ठीक है ना, ठीक है। As scientists, we shall not attempt answering the second question. Second question as a scientist हम नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम फिलोसफिकल है तो हम उसे नहीं आंसर करेंगे। हम किससे आंसर करेंगे, किस पे हम रिफ्लेक्शन देंगे, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आ चुका है हमारा, शुरू हो चुका है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इधर उधर देखो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, मम्मी घर पे उगाती होगी, ठीक है। इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पेट्स हो गए, कुत्ते बिल्ली पाले रहते हैं, गायें भी पाली रहती हैं, ठीक है, और अदर एनिमल्स इन प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. हम सारे इंसेक्ट्स थोड़ी देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी हमारे आर पार क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं दिखते, लेकिन वो है, हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो हमें दिख भी जाएंगे। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see world increase. जितनी ज्यादा हम रेंज बढ़ाएंगे, अब मैं यहाँ देखूं तो यहाँ मुझे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, वो भी माइक्रोस्कोप से, ठीक है। मैं अपनी गली के बाहर जाऊंगी, ठीक है, वहां मुझे क्या दिखेंगे, कुत्ता बिल्ली गाय, ठीक है ना, तो वो ज्यादा हो गया। अब मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, कहीं जंगल में, तो वहां मुझे और वैरायटी दिखेगी, और वैरायटी, मैं आगे जाके और डिस्कवर करूंगी, मुझे और दिखेगा। तो जितना बड़ा एरिया हम डिस्कवर करना चाहेंगे, जितना बड़ा एरिया हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे, उतनी ज्यादा हमें ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने पढ़ लिया। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट डेंस फॉरेस्ट, वही मैंने कहा, फॉरेस्ट में जाएंगे, you would probably see a much greater number and a kinds of living organism in it. बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिजम्स तक, ठीक है। Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. हर एक अलग अलग टाइप का प्लांट हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या दिखाता है, एक स्पीशीज बनाता है, क्या दिखाता है, एक स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The number of species that are known and described range, वो क्या है, मेन लाइन 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, ठीक है। This refers to biodiversity or the number and types of organism represent on Earth. We should remember here that as we explore new areas, जैसे हम क्या करेंगे, न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे हम न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन ओल्ड वंस, पुराने एरियाज को भी देखेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। किसी नए एरिया में जाएंगे या किसी पुराने एरिया में जाएंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म हमें दिखते ही रहेंगे, ठीक है ना, न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। As stated earlier, there are millions, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि millions of plants और animals हैं इस वर्ल्ड, ठीक है। We know the plants and animals in our own area by the local names. हम हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो हमारे आसपास रहते हैं उन्हें लोकल नेम से बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। These local names would vary from place to place. मैं यहाँ कुत्ते को कुत्ता बोलती हूँ, कहीं और कोई कुछ बोलता होगा, जापान में कोई कुछ बोलता होगा, अमेरिका में कोई कुछ बोलता होगा, है ना। तो लोकल नेम प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, लोकेशन के थ्रू वेरी करते रहते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री, इंडिया में भी अलग अलग तरीके से बोलते होंगे कुत्ते को, डॉग को बोलते होंगे कि नहीं,
Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. We refer to organism we are talking about. अगर मैं किसी को बोलूंगी, अगर मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ, कन्वर्सेशन हो रही है, मैंने मैं डॉग को अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कुत्ता, ठीक है ना, वो कुछ और बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी बात हो रही है। कहीं मैं कुत्ता बोल रही हूँ, वो समझ ही कुछ और रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो इसीलिए क्या बनाया गया है, नोमेनक्लेचर बनाया गया है, ताकि क्या हो, मतलब अगर मैं अगर हम भी एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सामने वाला भी एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर हम नोमेनक्लेचर से नाम लेंगे तो वो एक ही, ठीक है। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. वही, ठीक है ना, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे एक ही नेम से बोला जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. Nomenclature तभी ढंग से हो सकता है जब पहले तो organism correctly described हो, ठीक है ना, पहले organism तो पहचानो कि कौन सा है, and we know to what organism the name is, और वो organism का name किससे attach हो रहा है, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे पहला प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही नहीं किसी को उठा के नाम दे दिया जाता, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके देखते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये नाम पहले तो बहुत सारे साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. ये याद रखना, जो हम प्लांट्स को जो हम नेम देते हैं, वो कौन देता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके थ्रू हम प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको ठीक है, ठीक है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब पूछेंगे भाई, वो प्लांट्स को तो तुमने नेम कर दिया, एनिमल्स को कैसे नेम करते हो। तो एनिमल्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। क्या होता है, ICZN। तो प्लांट्स के लिए क्या है, ICBN, एनिमल्स के लिए क्या है, ICZN, ठीक है। The scientific names ensure that each organism has only one name, ठीक है। साइंटिफिक नेम के थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name, ताकि किसी भी वर्ल्ड में, कोई किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, वो एक ही नाम से एक ऑर्गेनिज्म को बुलाए। They have also ensured that such a name has not been used for any other known organism, ठीक है, और वो एक ही नाम सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होगा, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए हमने क्या बोला, प्लांट्स के लिए कौन था, ICBN, और एनिमल के लिए कौन है, ICZN, ठीक है, ठीक है। और हमने एक और चीज पीछे पढ़ी, क्या कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स डिस्कवर्ड हैं अभी तक, ठीक है, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है।
ये मेन चीज याद रखना। चलो उसके बाद है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर एक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहले क्या आता है, इसका मतलब जेनेरिक नेम आता है, जीनस नेम पहले आता है, दूसरा क्या आता है, स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स उसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये जब नेमिंग देते हैं ये क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, किसने दिया था ये, कैरोलस लीनियस ने, ये भी याद रखना है। ठीक है, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. ये जो दो वर्ड का फॉर्मेट पाया गया कि पहले क्या लिखते हैं जीनस और फिर क्या लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ये कन्वीनियंट पाया गया, अच्छा है। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो का एग्जांपल देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, क्या है साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका। जिसके साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो रटने ही रटने। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा होंगे तो मैं बता दूंगी। Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera, ये क्या है, एक जीनस है, मैंने बताया पहले जेनेरिक नेम आता है। ठीक है, इंडिका क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, और स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, जीनस को ही जेनेरिक नेम बोलते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बायनोमियल नेम्स किस में लिखे जाते हैं, लैटिन। ठीक है, एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। इटैलिक्स ये टेढ़ा करके लिखा है उन्होंने, जबकि ये क्या है, बोल्ड में लिखा है, ये इटैलिक्स में लिखा है। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। इन्हें लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, वो आज की डेट में कहीं यूज नहीं करी जाती है, इसीलिए वो हम किस में यूज करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो लैटिन की जगह से ग्रीक कर देगा। ठीक है, सपोज एमसीक्यू में आया, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, ग्रीक आया, गलत कर दोगे वहां पे। ठीक है ना, लैटिन होता है। एंड रिटर्न इन इटैलिक्स, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला वर्ड, जैसे मैं लिख रही हूं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में ही दे रखा है, मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंने तो लैटिन में नहीं लिखा, मैंने तो इटैलिक्स में नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन क्या है, पहला कौन आता है, जीनस, और दूसरा कौन आता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, एक बार मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, वो पहले मैंने कैपिटल में लिख दिया था ना, और इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला है, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, तीसरा पॉइंट ये रहा। तो तीसरे पॉइंट में क्या है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, क्योंकि हम हाथों से तो इटैलिक्स लिख नहीं सकते, है ना, हैंड रिटन are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Latin origin indicate करने के लिए हम इन्हें italics में लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, सॉरी। ठीक है, जब लिखते हैं तो सेपरेटली। ठीक है, एक बार एक नीट का क्वेश्चन है, उसमें था सेपरेटली नहीं लिखा था, लिखा था आर अंडरलाइंड। ठीक है, तो सेपरेटली याद रखना, सेपरेटली अंडरलाइंड और रिटर्न प्रिंटेड इन इटैलिक्स। कैसे, जैसे मैं लिखूं वही सेम एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैं तो इटैलिक्स में लिख नहीं सकती। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, इनको अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। मैंने बताया था पहले कौन आता है, जेनेरिक नेम,
starts with a capital letter. ये मैंने इसमें बनाया है, कैपिटल लेटर है ये, ठीक है. While the specific epithet starts with a small letter. ठीक है. अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये गलत है. ठीक है. अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है. अंडरलाइन नहीं किया मैंने. ठीक है. अब मैं इसे ऐसे लिखूं, ये भी गलत है. सेपरेटली. अब मैं इसे ऐसे लिखूं, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है ना तुम्हें. ऐसे लिखूं तो भी ये गलत है. ठीक है, तो भी ये क्या है, गलत है. अब मैं इसे, दिख रहा है ना तुम लोगों को, अब मैं इसे ऐसे लिखूं सिर्फ, तो ही ये सही है, बाकी ये सारे गलत हैं. ठीक है ना. ठीक है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका. ये मैंने तुम्हें इतने एग्जाम्पल दिखा दिया. अब भी गलत करोगे तो फिर देख लो फिर किस पानी में हो. ठीक है. ठीक है. उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. नेम ऑफ द ऑथर भी आने लग गया है. ठीक है. पहले कौन था, जीनस, फिर स्पीशीज, उसके बाद ऑथर, जीएस से. ठीक है. ऑथर का नेम appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in abbreviated form. abbreviated मतलब short form में लिखते हैं. लीनियर्स को लिल लिखेंगे, लिखा होगा, हाँ लिखा है. ठीक है. और दूसरी बात, ये इटैलिक्स में लिखा है, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है, ये बोल्ड फॉर्म में लिखा है. ठीक है. It indicates that this species was the first discovered by Linnaeus. इसका मतलब क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करी थी, Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. तो हमने क्या करा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये पॉसिबल हो सके, कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सके. इसीलिए क्या बनाया गया, क्लासिफिकेशन. क्या बनाया गया, क्लासिफिकेशन बनाया गया. ठीक है. ये लाइन याद रखना, अच्छी लाइन है काफी. ठीक है. ये लाइन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characters. Classification एक process है जिसके through anything is grouped into convenient categories. किसी भी चीज को, किसी भी organism को convenient categories में grouped कर सकते हैं. किस बेस पे, easily observable characters, जो हमें easily दिख जाए, मतलब हमें ज्यादा जांच पड़ताल ना करना पड़े, जो हमें इजीली, हमें विजिबल हो अपनी नेकेड आई से, हमें जो इजीली, अचानक इजीली नेचुरली ऑब्जर्व हो जाए. ठीक है ना. वो क्लासिफिकेशन में आता है. ठीक है. तो ये प्रोसेस है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल we easily recognize groups such as plants. हम easily देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं कि plants और animals और dogs, cats और insects easily मैंने recognize कर पा सकते हैं. मैं दूर से देख के बता सकती हूँ ये animal है, ये plant है, ये insect है. ठीक है ना. The moment we use any of these terms, एक moment आता है जब हम कभी भी ये terms use करते हैं, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे suppose इंसेक्ट चल रहा है,
आंट चल रही है, चींटी चल रही है, ठीक है, मैं बोलूंगी ये इंसेक्ट है, मैं ये बोलूंगी वो एनिमल है, बोलूंगी ये हायर ऑर्गेनिज्म है, नहीं बोलूंगी। क्यों मैं इंसेक्ट बोल रही हूँ? क्योंकि वो इंसेक्ट के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में आता है। हम इंसेक्ट में क्या देखते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस, वो हमें उसमें दिखता है, ठीक है। वट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? मैं बोलूँ डॉग को इमेजिन करो, डॉग ही इमेजिन करोगे ना, कैट तो नहीं कर लोगे इमेजिन। Obviously, each one of us will see dogs, not cat. Oh wow, same line आ गई, ठीक है, हम कैट तो इमेजिन नहीं करेंगे। Now, if we want to think of Alsatians, ठीक है, Alsatians, we know what we are talking about. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग्स के बारे में। ये ब्रीड होती है डॉग्स की, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वांट टू से, अगर मैं बोलूं मैमल, खुद को इमेजिन कर सकते हो मैमल में? कर सकते हैं। बैट को इमेजिन कर सकते हो? कर सकते हैं। बहुत सारे मैमल्स होते हैं, है ना। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद, अब ये देखो, मैमल्स की इसने कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी हैं, इसने तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, इसने तुम्हें दो चीजें दी हैं। क्या? कि मैमल्स के बारे में जब हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे? जो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और जिनमें बॉडी हेयर होते हैं। इसका मतलब इसने दो कैरेक्टर्स बता दिए मैमल्स के। पहला क्या? एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, दूसरा बॉडी हेयर होते हैं। याद रखना है दो कैरेक्टर मैमल के, ठीक है। अच्छा, लाइकवाइज इन प्लांट्स, प्लांट्स में इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर मैं वीट के बारे में तुम्हें बोलूं, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट। वीट प्लांट को हम इमेजिन कर सकते हैं, ना कि हम राइस को कर लेंगे इमेजिन या फिर किसी और प्लांट को नहीं कर सकते। हेंस ऑल दीज dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals are convenient categories which used to study organism. ये convenient categories हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ये किसके थ्रू आई है? क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सा, TAXA, टेक्सा। हर चीज एक टेक्सा है, ठीक है। मैमल एक टेक्सा है, कैट एक टेक्सा है, डॉग एक टेक्सा है, वीट एक टेक्सा है, ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level. ये लाइन बहुत अच्छी है, different level, ठीक है। जब तुम्हें एमसीक्यूज में आएगा वो क्या कर देगा? क्या लिख देगा? टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी, या फिर टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट सेम लेवल्स। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और तुम बिल्कुल हीरोपंथी दिखा के कट करके आए हो। नहीं, डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट भी एक टेक्सा बनाता है। Wheat is also a taxa, वही बताया मैंने। Similarly, animal, mammal, dog, ये सारे taxa हैं। But you know that a dog is a mammal, लेकिन हमें पता है dog एक mammal है, ठीक है। Mammal animal है, therefore animal, mammal, dog ये सब taxa दिखाते हैं, लेकिन at different level। वो सेम लिख देगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जो कि गलत होगा, ठीक है। Hence, based on characteristics, characteristics के बेस्ड पे characteristics वो क्लासिफिकेशन कर देगा, ठीक। ये ध्यान देना है कि वो लाइन से घुमा फिरा के कहीं भी कुछ दे सकता है। All living organism can be classified into different taxa। ये तो कर ही लोगे कि हर एक डिफरेंट टेक्सा में आता है। This process of classification, इस ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल टेक्सोनॉमी में सिर्फ एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं आते, इसके साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर आता है, डेवलपमेंट प्रोसेस आता है, ठीक है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म, ये सब क्या बनाते हैं? मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज के बेसिस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। हेंस अब हेंस पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नोमेनक्लेचर। ये प्रोसेस हैं दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। चार प्रोसेस हैं। सबसे पहला कौन है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। बिल्कुल याद रखना टिप्स में, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये सब क्या है? टेक्सा है, मैंने बताया ये सब। और टेक्सा हर डिफरेंट लेवल पे क्या दिखाता है? कैटेगरीज दिखाता है, ठीक है।
टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी कुछ नया हमारे लिए नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. ह्यूमंस को बहुत क्यूरियोसिटी है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जानने की, बहुत छेड़खानी है ह्यूमंस. ठीक है, ठीक है. पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, खासकर अपने खुद के यूज के लिए तो बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. तो ह्यूमन बींग्स को बहुत है कि वो क्या करे, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डेवलप करते चले जाएं. ठीक है, डिस्कवर करते चले जाएं. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs. पहले के जमाने में क्या होता था, ह्यूमन बींग्स को अपनी खुद की सोर्सेज बनानी पड़ती थी. किस चीज के लिए? 3 चीजों के लिए. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. रोटी, कपड़ा, मकान. ठीक है, तो सुना ही होगा. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. पहले की जो क्लासिफिकेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? यूजेस पे. किस पे बेस्ड थी? यूजेस पे, ऑर्गेनिजम्स के. ठीक है. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity. Humans सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बारे में या उनकी डाइवर्सिटी के बारे में ही इंटरेस्टेड नहीं है, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग देम, कि उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं. ठीक है. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. ठीक है. जो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म या उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताता है उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स में कौन कौन आता है? टेक्सोनॉमी प्लस relationship among them. ठीक है, दोबारा पढ़ लेती हूं मैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो. सिस्टमैटिक्स में कौन कौन आता है? टेक्सोनॉमी प्लस रिलेशनशिप अमंग देम, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं या फिर क्या है. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये भी याद रखना, लैटिन वर्ड है, लैटिन, ग्रीक नहीं है. इसे ग्रीक मत कर देना वहां जाके. ठीक है, दिया रहता है, ग्रीक लिख देते हैं वो. इससे पहले वाला भी लैटिन था, ये भी लैटिन है. ठीक है. सिस्टमा, लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है. सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये आया समझ में. नेक्स्ट है लीनियस. लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरा, इसने एक पब्लिकेशन दी थी. ठीक है, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. वाओ. ठीक है, अपने पब्लिकेशन का टाइटल इसने क्या दिया था? सिस्टमा नेचुरा. किसने दिया था? लीनियस. ठीक है, ठीक है. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड, सिस्टमैटिक्स ने बाद में क्या क्या इंक्लूड करा? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन. अब तुम सोच रहे होंगे पीछे तो 4 लिखे थे, कैरेक्टराइजेशन भी था, यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लाइन आए तो 3 ही बताना, वो लाइन आए तो 4 बताना. ठीक है. इसमें क्या क्या दे रखा है? पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन. दूसरा क्या है? नोमेनक्लेचर. तीसरा क्या है? क्लासिफिकेशन. ठीक है. ओहो, तो पूरा ही मिट गया. मैं दोबारा लिख देती हूँ फिर, रुक जाओ. ठीक है, तो पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं. ठीक है. दूसरा क्या है? नोमेनक्लेचर. और तीसरा क्या है? क्लासिफिकेशन. ठीक है. ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको देख लेना अच्छे से. दूसरे पेन से कर लेती हूँ मैं से. ठीक है, लगी ये लाइन बहुत अच्छी है. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा पर तब भी ये लाइन यहाँ पे काफी अच्छी है. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. ठीक है, ये इनके evolutionary relationships बताती है, कैसे ये इवॉल्व हुए, कहाँ से इवॉल्व हुए, इनके एंसेस्टर्स कौन थे, अब इनके
आगे कौन है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता हुआ, ठीक है। X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by. तो मैंने बताया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन में Z ही देख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस सही है। आर एच व्हिटेकर नहीं हो सकता, कैरोलस लीनियस और आर एच व्हिटेकर नहीं हो सकता, तो पहले ही ये फोर्थ होना चाहिए, कोई बात नहीं, फोर्थ और सेकंड ऑप्शन तो कट हो चुके हैं, ठीक है। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से होते थे, एक होता था मैंने बताया था जेनेरिक नेम और एक होता था स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ठीक है। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट बिल्कुल सही जवाब है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब हम तीसरे को देखते हैं, कुछ बोलेंगे ये सही क्यों नहीं है, मैंने हमेशा बताया है जेनेरिक नेम पहले आता है, यहाँ पे एक्स पहले लिखा है, यहाँ पे वाई पहले लिखा होता है तो मैं वाई इसे मान लेती, पर ये नहीं हो सकता, एक्स पहले लिखा है तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, जीनस, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट, जो ये वाला फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो यहीं पे खत्म होता है, और हम दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।